मैं विजय कृष्ण साहब आपसे जरा एक चीज और समझ लूं, और वो मैं इसलिए समझ लूं कि मुझे एक चीज बताइए, जो विपक्षी एकता का दो कारण है, मतलब एक ही कारण है जिसको दो ढंग से देख सकते हैं। एक कारण यह है कि ईडी और सीबीआई के दबाव के कारण विपक्षी एकता नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको डराया धमकाया जाता है और कहा जाता है तो वो नहीं करते हैं। लेकिन इसी का एक दूसरा आर्गुमेंट भी है कि शायद इसी डर के कारण विपक्षी एकता हो जाए कि भैया एक जगह अगर नहीं आओगे तो अलग अलग करके ईडी सीबीआई आपको डरा धमका के ठीक कर देंगे। आपको क्या लगता है, ईडी सीबीआई के डर से, बिकॉज ऑफ दैट फियर, ये पोलराइजेशन हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ दैट फियर ये लोग कहेंगे नहीं नहीं अब सब लोग भैया अपना अपना देख लो? क्योंकि मैं तो बात कर, जैसे लगता भी है कुछ लोगों ने अपना अपना कहीं बात की है, किसी ने संधि टाइप कुछ कर ली है कि मैं अपनी स्टेट कैसे चलाऊंगा बीजेपी। आपको क्या लगता है कि ये फियर जो है ये इनके अगेंस्ट काम कर रहा है कि इनके पक्ष में? जी आनंद भाई, पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है आज के इस राजनीतिक परिदृश्य में। एक तो जिधर आपने इशारा किया ईडी सीबीआई का, तो देखिए दो चीजें हैं। ईडी सीबीआई के भय से उत्तर प्रदेश में मायावती जी तो नहीं करेंगे किसी से, क्योंकि उनको बराबर भय दिखाया गया है, अभी उन पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे ममता बनर्जी जी के यहाँ तो पूरा सीबीआई ने अपना पूरा कारनामा कर ही दिया है। बिहार में चूंकि अभी ऐसा कुछ उस पर तेजस्वी यादव पर और लालू प्रसाद यादव पे ईडी सीबीआई का शिकंजा है ही है, तो उसमें भी विपक्षी लोगों में भी बीजेपी सरकार बड़े ही सेलेक्टिव ढंग से उनका यूज कर रही है। कहीं वो तलवार दिखा के पहले ही रोक दे रही है कि अगर जाओगे उधर तो ये होगा, तो उसमें तो कुछ लोग डर के, जैसे मायावती जी तो बैठ गई, मुझे तो नहीं लगता वो किसी से करेंगे। लेकिन जो आपने आज सब्जेक्ट रखा है ये कांग्रेस के साथ होगा या कैसे होगा, तो वो विजय सिंह साहब जी ने जो बात किया, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि हर स्टेट वाइज अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं। कुछ स्टेट में तो मुझे लगता है कि प्री पोल्स अलायंस जो है वो लगभग सुनिश्चित है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु है, यहां पर तो वो है, एक गठबंधन लग रहा है कि वो हाई है उसमें। बंगाल में ममता बनर्जी की, जैसे सिंह साहब जो कह रहे थे कि वहां कांग्रेस से उनकी है, तो थोड़ा मैं उसमें आपको याद दिलाना चाहूंगा, ममता बनर्जी जी कांग्रेस छोड़ के गई, लेकिन वो कांग्रेस के खिलाफ वो नहीं थी, उस समय वो सीपीएम को उखाड़ फेंकने के लिए आई थी। कांग्रेस से निकली जरूर थी वो, और उनका कांग्रेस से एक बार अलायंस भी हुआ था वहां पे, तो वो सीपीएम जैसी सत्ता, जो बड़ी शक्तिशाली सत्ता थी 35 वर्षों का, उसको उखाड़ फेंकने के लिए आई। और जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी इधर कुछ दिनों में हुई आनंद भाई, कि ममता बनर्जी भी चाहती हैं कांग्रेस के साथ। अब वो उसमें देखिए, कांग्रेस को भी हाईकमान क्या निर्णय लेता है, उनको भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। ठीक कहा आपने सिंह साहब ने कि बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी समझ रही हैं इस चीजों को। सबसे दो ही स्टेट इसमें बड़े दिलचस्प हैं, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना में मुझे नहीं लगता है कि केसीआर साहब कांग्रेस से चाहते हैं, क्योंकि जो 4 दिन पहले की घटना अभी हुई है, वहां कांग्रेस के दफ्तर से पूरा रेड हुई पुलिस की और 40 कंप्यूटर उठा के ले गए। तो वो किस लिए ले गए, क्योंकि ये राजीव गांधी की जो तेलंगाना में अभूतपूर्व यात्रा की सफलता थी, उसका क्या वहां पर रिपार्केशन है कि उसके होने के बाद ये रिएक्शन उनका जो आया वो बड़ा ही आश्चर्यजनक रिएक्शन है। मतलब ये तो बीजेपी पे आरोप लगता है कि इस तरह से वो एजेंसीज का दुरुपयोग करती है, लेकिन वहां के कांग्रेस दफ्तर में इस तरह से उन्होंने क्यों किया। और दूसरा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश यादव मायावती का तो होने से रहा गठबंधन। पिछले इलेक्शन में भी जो गठबंधन हुआ था उसमें भी देखिए तरह तरह की बातें आ गई कि मायावती को तो लाभ मिल गया, अखिलेश को उसका लाभ नहीं मिला, और मायावती जी तो अंडर प्रेशर है ही है कहीं ना कहीं से। तो अब अखिलेश का और कांग्रेस का क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है कि अगर सपा, देखिए कहने को तो ये लोग भी कह सकते हैं कि भाई यूपी में अब कांग्रेस का बचा क्या है जो पिछले विधानसभा का परफॉर्मेंस है, तो सपा के लोग ये भी कह सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गठबंधन अगर होता है सपा कांग्रेस का, तो देखिए गठबंधन होने का एक असर होता है, एक परसेप्शन बनता है। अलग अलग लड़ने पे फिर बीजेपी को एकदम यहाँ से क्लियर कट है मामला है, ये तो परसेप्शन है। लेकिन अगर दोनों मिल के लड़ेंगे
तो बहुत सारे जगह बहुत ऐसे वोटों का बंटवारा है जो कि रुक सकता है। तो अगर दोनों लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग बनती है तो मुझे लगता है वो गठबंधन के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। लेकिन कुल मिला के कुछ पार्टियों के साथ, जैसे आपने ठीक कहा आनंद भाई कि वो जगन रेड्डी हो चाहे बीजू पटनायक हो, तो जो सरकार रहेगी उसके साथ जाएंगे। अच्छा, नवीन पटनायक भी कांग्रेस से सत्ता। जी विजय कृष्ण साहब, एक चीज और जरा मैं यूपी के संदर्भ में पूछ लूं आपसे, क्योंकि ये मैं इसलिए बार बार ये सारी चीजें कर रहा हूं। देखिए, महाराष्ट्र में मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही। उनका एक महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, उनका एक ऑलरेडी गठबंधन इन प्लेस है। उन्होंने कुछ दिन सत्ता साथ की है, अब ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स साथ में कर रहे हैं। उसी तरह से बिहार में उनका गठबंधन इन प्लेस है, उनको कोई नया गठबंधन नहीं करना है। उत्तर प्रदेश इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 80 सीटों का उत्तर प्रदेश बीजेपी की दृष्टि से 62, उसकी अपनी दो अपना दल की 64 सीटें उसके पास। इस समय मायावती जी का जैसा रुख लग रहा है, वो सपा के साथ तो अब उनका कोई गठबंधन हो पाएगा, इसका मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से हो पाएगा। मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो विपक्ष की राजनीति करें, वो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हो, लेकिन इसकी भी संभावना है कि वो बीजेपी के इशारे पे अपने कैंडिडेट, उस हिसाब से कैंडिडेट का चुनाव करें जो बीजेपी को फायदा होता हो। ये हम लोगों ने एक इसका मॉडल बिहार में देख चुके हैं, जब चिराग पासवान ने बीजेपी के इशारे पे नीतीश कुमार को हराने के लिए उस तरह के उम्मीदवार उतारे थे। अब यहां पे यूपी में अखिलेश यादव और जो जयंत चौधरी हैं, ये दो लोग छोटे छोटे दलों को भी साथ करना होगा। और परसेप्शन के लिए आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को भी साथ लेना होगा? क्योंकि कांग्रेस के पास वोट भले ही ना हो, लेकिन फिर ये भूलने वाली बात है कि कांग्रेस के पास एक उत्तर प्रदेश की पार्टी है, सोनिया गांधी उनकी यहां से हैं, अमेठी यहां से है। तो ये चीजें मैं जरा समझना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को आप कैसे देख रहे हैं कि विपक्ष में कहां फिट इन हो रहा है? जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मायावती की सीट का तो पूरा वो मुझे लगता है कि वो बीजेपी से बातचीत होके ही उनकी, क्योंकि उसका आजमगढ़ उपचुनाव आपने देखा होगा, प्रत्यक्ष गवाह है उसका। क्योंकि आजमगढ़ के उपचुनाव में जो बसपा को वोट मिला उसी की वजह से, हालांकि बहुत कम मार्जिन से सपा हारी थी। नहीं, जबकि ये भी बता दिए दर्शकों को कि मायावती जी बाई इलेक्शंस नहीं लड़ती थी पहले। उनकी पार्टी का एक घोषित वो था कि हम नहीं लड़ते हैं, लेकिन वहां से उन्होंने लड़ाया और उसका लाभ बीजेपी को मिला। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर इलेक्शन में वो चीज हो जाए। और दूसरा एक चीज मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव और रालोद कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, उसके साथ कुछ छोटी पार्टियां भी हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। वो खुद चुनाव भले न जीत सके अकेले, लेकिन उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5-6 जिलों में काफी अच्छा वोट है, जिसका लाभ पिछली बार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मिला था। आप देखेंगे तो विधानसभा के चुनाव में गाजीपुर, आजमगढ़ में सपा ने पूरा क्लीन स्वीप किया था, उसमें उन पार्टियों का भी बड़ा योगदान था। तो गठबंधन में कांग्रेस को चाहे सपा को मिलके, जो अभी वो विजय सिंह साहब कह रहे थे कि वो स्ट्रेटेजिक ढंग से इनको गठबंधन करना पड़ेगा, तो इन सब चारी चीजों को ध्यान में रख के अगर वो गठबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से इसका उनको फायदा मिलेगा। और देखिए, जो आपके वो आप किसी का बता रहे थे वक्तव्य कि 3 स्टेट में ही वो है, तो मैं बताऊं बीजेपी के लिए 3 स्टेट ही नहीं, बंगाल भी अब की बार दिक्कत है, क्योंकि पिछली बार बंगाल से उनको 18 सीटें मिली थी। और अब की बार जो ममता बनर्जी वहां पे, उनका तो ममता बनर्जी का तो कहना है कि हम 2 सीट से ऊपर इनको नहीं जीतने देंगे, लेकिन मान लीजिए हम मानते हैं कि कुछ और भी सीटें बीजेपी को मिलती हैं 8, तो जो भी नुकसान होगा उनका बंगाल में, तो उसकी भरपाई यूपी से ही बीजेपी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बिहार और महाराष्ट्र से होगा। और तीसरी चीज देखिए, केवल गुजरात के इलेक्शन को लेके हम लोग पूरे देश का परसेप्शन नहीं बना सकते। गुजरात में तो 26 सीटें पाए हैं, मान लीजिए 26 फिर पा गए, लेकिन गुजरात के साथ राजस्थान में, हिमाचल में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी पिछली बार बीजेपी लगभग 100% थी। केवल मध्य प्रदेश में 1 सीट और छत्तीसगढ़ में 2 सीट कांग्रेस जीती थी। अब की बार वो चीजें उतनी नहीं है उनके लिए मुफीद जो है। तो इन जगहों पे तो कांग्रेस का है अपना गढ़, और यहाँ पे अगर कांग्रेस मेहनत से लड़ती है। अच्छा देखिए, एक चीज और बता दें, जो मुझे लगता है कि उड़ीसा में और तेलंगाना में कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाएगा। वो जब भी होगा चुनाव के बाद ही का होगा, पहले क्योंकि वो कांग्रेस से ही तो लड़के वहां पर आए हैं, तो वो कहां से हो पाएगा। और अभी
उड़ीसा में बीजेडी की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, तो उसको गठबंधन की जरूरत है नहीं। अभी लेटेस्ट विधानसभा चुनाव में भी आप उसका परफॉर्मेंस देख लीजिए, वो क्यों गठबंधन करने आएगी कांग्रेस से। और तेलंगाना में तो उनका केसीआर का तो कांग्रेस से चल ही रहा है, लेकिन बाकी जगह पे कांग्रेस का गठबंधन बिहार में है ही है, महाराष्ट्र में है ही है, हो सकता है कि बंगाल में भी होने की संभावना है। जो मुझे कुछ पता चला है, सीटों का हो सकता है कि वो कहें कि हम 4 या 5 सीट देंगे, क्या देंगे, क्योंकि अब बंगाल में भी ममता बनर्जी की कांग्रेस से क्या रह गया कुछ। अब तो सीधे सीधे बीजेपी है उनके सामने। अब कांग्रेस से जब रहा होगा तब रहा होगा, सीपीएम से रहा होगा, अब तो वो चीज खत्म हो गई। तो अगर ये कांग्रेस पूरे गठबंधन को एकदम कुशल रणनीति के साथ बनाती है, लाइक माइंडेड पार्टी के साथ, जिसको आप कह सकते हैं एक सेकुलर, और नीतीश कुमार ने तो बार बार कहा कि अब थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनेगा। तो मेन फ्रंट पे आप मान के चलिए कि केसीआर और बीजू पटनायक, उनको नवीन पटनायक के अलावा मुझे लगता है और जगह होगा। एक उत्तर प्रदेश का अभी डायलेमा में है कि क्या स्थिति होगी, या हो सकता है कि ममता बनर्जी वगैरह सब लोग, अखिलेश यादव वगैरह बात करें तो सीटों पे कहे अखिलेश यादव की भाई हम 4-5 सीट नहीं, से ज्यादा नहीं दे सकते उत्तर प्रदेश में। क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन बाकी जगह तो मुझे लगता है। और देखिए बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती अब होने जा रही है वो है महाराष्ट्र। मैं पिछले भी आपके उसमें शो में कह चुका हूं, महाराष्ट्र भी है उसमें, और कर्नाटक में बीजेपी का पिछली बार मोर देन 90% वो था परफॉर्मेंस। अब की बार कर्नाटक में वो परफॉर्मेंस उनका नहीं आने जा रहा है। और 303 ही सीट थी ना बीजेपी की, कोई 350 पौने 400 सीट नहीं थी। तो 50 सीटों का तो इन्हीं सब स्टेट से उसको नुकसान हो सकता है अगर कायदे से ये लोग मिलके लड़ते हैं तो। जी जी, मैं विजय जी एक चीज आपको बताऊं, जब ये कहते हैं ना कि अखिलेश यादव का, ममता जी भी आई थी बनारस में, उनका चुनाव की रैली की, या केसीआर साहब, ये कॉस्मेटिक है। ग्राउंड पे इसका क्या मतलब है भाई? ना ममता बनर्जी इनको वहां सीट देने जा रही हैं, ना ये ममता बनर्जी को यहां सीट देने जा रहे हैं। ये तो अच्छा है कि शादी ब्याह में आप बड़े आदमी को बुलाते हैं कि अच्छा लगता है, गाड़ी आती है, लाल लाल बत्ती जलती है, सबको अच्छा लगता है, बड़ा आदमी आया, बड़ा आदमी आया, पर ना वो निमंत्रण देके जाता है, ना कुछ आपका उससे होता है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो मुझे लगता है कॉस्मेटिक है वो, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे अखिलेश यादव को डिसाइड करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। देखिए आनंद भाई, मैं जल्दी से 2-3 बातें कह दूं। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे तो बेचैनी है बीजेपी में। और जो अभी जिगर भाई कह रहे थे कि चेहरे की बात कोई मोदी के सामने लाना हो, तो मैं याद दिला दूं 2004 में भी अटल जी के सामने कोई चेहरा नहीं था, और शाइनिंग इंडिया क्या क्या था, सब दुनिया में कोई भी चेहरा नहीं था। और देखिए जहां तक खड़गे जी का सवाल है, तो सुपर हीरो हो या ना हो, लेकिन आपको ध्यान होगा आनंद भाई कि 2004 में सोनिया जी ने प्रणब मुखर्जी को जिम्मेदारी दी गठबंधन बनाने की। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत एक्सपीरियंस लीडर होता है उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता इन चीजों में हो जाती है। आज खड़गे जी अपने अनुभव का लाभ उठा के कांग्रेस का अगर एक गठबंधन यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, तो उसका ये बट ऑब्वियस है कि भाई खड़गे जी का मोदी से तुलना करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन खड़गे जी के अध्यक्ष बनने का 2 चीज बहुत लाभ कांग्रेस को। एक तो जो परिवारवाद किया, भाई अध्यक्ष जो है खाली गांधी परिवार से ही होगा, ये चीज खत्म हो गई, अब उस पर बीजेपी कोई अटैक नहीं कर पा रही। खड़गे जी दलित हैं, केवल इससे दलितों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन अगर दलितों के लिए कांग्रेस जो प्रोग्राम लेके आएगी और वो खड़गे जी के नेतृत्व में अगर कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्रोग्राम आता है तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और तीसरी चीज जो केजरीवाल जी का संबंध है, उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि लोकसभा इलेक्शन में देश की जनता देखिए बहुत मैच्योर है। अब वो ये जानती है कि केजरीवाल जी कितना उठ पाएंगे लोकसभा में। क्या गुजरात में एक सीट जीत लेंगे वो, भले 5 एमएलए का जीत लिए, तो एक, और दिल्ली में ही क्या 7 में तो कैसे जीत पाएंगे। तो वो देखिए लोकसभा इलेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत रिलेवेंस रहेंगे। केजरीवाल की पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुत नहीं कर सकी, विधानसभा चुनाव में चाहे वो जितना कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दे, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इसमें बहुत रोल होगा। मेन सारी चीजें वहीं पे घूम फिर के आती हैं कि कांग्रेस के गठबंधन का स्वरूप क्या आता है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो अब खत्म होगी, इसके बाद कांग्रेस को कंटिन्यू 1.5 साल तक इलेक्शन तक
ठीक है, उस वो बात मोमेंटम समझ में में रहना पड़ेगा। जी जी, जी, वो बात समझ में आती है।